हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं हौसला पे। फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो लेकर। तो आज हम जो मौलिक अधिकार है उसको खत्म करने वाले हैं। और आपको जैसे कि पता है कि अभी तक 11 से 12 वीडियो चला गया है मेरे चैनल पे। अगर नहीं, जो नए हैं वो चैनल को जाइए, विजिट कीजिए और मजा लीजिए पॉलिटी के सारे वीडियो को। ऐसे ही मैं सारे वीडियो के रूप में पॉलिटी को खत्म कर दूंगा। तो आज फाइनल है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में। तो हम तो पढ़ रहे थे वही। अब तक 2 इसका एपिसोड हो चुका है, आज तीसरा है। और तो बिना लेट किए चलते हैं। तो हम इससे पहले 32 तक पे रुक गए थे और आज 32 से ही स्टार्ट करना है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आर्टिकल 32 को हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। आखिर वो आत्मा क्यों कहा? कुछ तो इसमें राज होगा, उसी राज को आज जानना है। तो चलते हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 को, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी एससी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट एससी है ना, उच्च न्यायालय, इनके पास 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार होता है। ये रिट क्या होते हैं? रिट यानी आदेश। यूं समझ लिए 5 आदेश, वो भी जनता के समर्थन में। अब इन्हीं 5 आदेश को पढ़ना है हमें लाइन बाय लाइन। तो जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, उसी प्रकार से आर्टिकल 226 के तहत है ना, हाई कोर्ट 5 प्रकार के आदेश को जारी करती है, यानी रिट को जारी करती है। तो रिट जारी करने का अधिकार 2 ही के पास है, एक तो हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बिना देर के चलते हैं क्या है। तो पहले तो 5 प्रकार के जो ये आदेश यानी रिट है, कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप पढ़े होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस। पहला है हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश यानी मैंडामस। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। तीसरा क्या है? प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। चौथा क्या है? उत्प्रेषण यानी सर्टेरिटी। तो चौथा उत्प्रेषण है। और 5वां है आपका लास्ट, अंतिम, यानी अधिकार परीक्षा लेख को वारंटो, है ना। तो ये है, तो बहुत इसी के बारे में आपको पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए बिना लेट किए। कहता है कि किसी भी गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है और इस संबंध में अदालत जो आदेश जारी करता है यही कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा या कानूनी अधिकारी के द्वारा अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के अंदर पेश करना जरूरी होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये कानून क्यों बनाया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी याद रखना, बंदी के स्वरूप में हम व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे और ये काम है कानूनी जो अधिकारी हैं उनका, जो आपको पकड़ लेते हैं। हालांकि इसका मकसद यही था। उद्देश्य क्यों, इसका क्या है उद्देश्य, अगर इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें तो अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को भी बेबुनियाद तरीके से अगर कोई पकड़ लेता है और जो गुनाह किया ही नहीं है, तो उसके भलाई को लेकर यह बंदी प्रत्यक्षीकरण लाया गया, जिसके तहत कोर्ट आपसे पूछेगा ना, अगर आप किसी को लेकर जाओगे तो आपसे पूछेगा कि हाँ भैया इनको क्यों पकड़े हो। यह नहीं कि ऐसे कोई उठाकर डाल देगा आपको। तो इससे सुरक्षित पाने के लिए आपके ऊपर अवैध रूप से कोई जातिया ना हो, अगर आप वैध हो तो सही है, आपसे पूछेगा कोर्ट कि इनको किस जुर्म में पकड़ के लाए हो,
इसलिए 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षकरण। याद रखेंगे, इसमें बंदी को स्वरूप व्यक्तित्व रूप में स्वरूप प्रकट किया जाता है। पहला यानी आदेश। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश, हम आदेश देते हैं। अब क्या आदेश देते हैं इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी या मंत्री या सार्वजनिक प्राधिकारी यानी ट्रिब्यूनल अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो इस संबंध में अदालत क्या करता है? आदेश जारी करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य को पालन नहीं करता है सही तरीके से, वो कानून का अवहेलना करता है, इस क्षेत्र में हमारे जो न्यायालय हैं वो उनको याद दिलाता है कि आपको किस लिए रखा गया है। उनके कर्तव्य को पालन करवाने के लिए आदेश जारी किया जाता है। इसी को कहा जाता है परमादेश यानी मैंडामेनस। इसको क्या कहेंगे? मैंडामस। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखा भी हूं, जैसे कोई गरीब है जिसको राशन मिल रहा है, लेकिन सरकारी जो अधिकारी हैं राशन नहीं दे रहे हैं, या कोई आवेदन आप लेकर जा रहे हैं, वो आवेदन पर आपका सुनवाई नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र में ये न्यायालय इस रीट को जारी कर सकती है, परमादेश का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रतिषेध। अच्छा, आप एक बात और याद रखिए, यहां पे एक शब्द आया था प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। ये क्या होता है? हालांकि मैं आपको इससे पहले बताया हूं, आर्टिकल 14A में ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा किया गया। एक अर्ध न्यायिक संस्था। हालांकि आपको पता है पहले से ही कि न्यायालय के पास इतनी जिम्मेदारी है और संख्या की कमी होने के कारण से बहुत सारे जो केस हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं। तो न्यायालय के ऊपर से बोझ हटाने के लिए सरकार ने क्या किया कि एक अर्ध न्यायिक संस्था बनाया, जैसे कि एक एनजीटी का नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण जो है। तो कुछ ऐसे प्राधिकरण का ये गठन किए जिससे कुछ बोझ हट सके न्यायालय के ऊपर से। और एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जो आदमी होता है तो एक न्यायिक यानी कानूनी अधिकारी जिसके पास कानून के बारे में जानकारी हो न्यायिक सेवा से, एक प्रशासनिक अधिकारी को जो प्रशासन के विषय में जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को इसमें रखा जाता है। हालांकि याद रखिएगा पूर्णतः ये न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण। तो वैसे भी जो बनाता है वो आपको पकड़ लेते हैं, तो उसके भी बारे में ये आदेश जारी हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे वो जो सार्वजनिक प्राधिकरण था तो उसका अर्थ हमने आई होप कि आपको समझा दिया होगा। तो अब बात करेंगे प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध यानी मना करना। क्या होता है? मना करना, प्रोहिबिशन। आते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें उच्च न्यायालय निचली अदालत को आदेश देता है कि यह कार्य आप ना करें। क्यों भाई? क्योंकि कार्य क्षेत्र के अंदर ये आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। अब इसका मतलब देखो, हालांकि हम ये अपने भाषा में लिखे हैं, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इसका मतलब यही है कि जो निचले अदालत है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो भी निचले स्तर पे वो जो न्याय करते हैं, तो वो जो न्याय कर रहे हैं तो अपने कानून के हद में ही रहकर न्याय करे। ये नहीं कि वो अपने सीमा से बाहर जाकर न्याय करने लगे, जो है ये नहीं, संवैधानिक चीजों को उल्लंघना कर रही है। इस पे सीमित करने के लिए, इस अधिकार को सीमित करने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध। तो वही चीजों को मैं अपने भाषा में लिखा हूं कि इसमें उच्च न्यायालय निचले न्यायालय को क्या करता है? आदेश देता है कि यह कार्य आप ना करें। क्यों? क्योंकि ये कानूनी वैध नहीं है, ये सीमा से बाहर है, रोकता है। तो रोकना यानी मना करना, प्रतिषेध। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उत्प्रेषण। हालांकि ये समझ लीजिए कि प्रतिषेध का जुड़वा भाई है, क्योंकि बहुत सारी चीज मिलता जुलता है और इसमें कंफ्यूजन भी होगा। इसमें अंतर भी हम बताएंगे, वैसे का अंतर क्या है। ठीक है, इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय निचली अदालत में पड़े जो लंबित मुकदमा है, यानी जो पहले से पड़ा हुआ हो, या तो वो अपने पास ले ले, या अगर आप कोई गलत निर्णय लेते हैं तो उसको रद्द करने का भी
अधिकार इसके पास होता है, या तो उसको लेकर रद्द कर दे, नहीं तो वो अपने पास लेकर सुनवाई करे जो लंबित मुकदमे हैं। तो इसके लिए हम उत्प्रेषण जारी करते हैं, यानी जो न्यायालय उत्प्रेषण यानी सेक्रेटरी, ये भी एक प्रकार के आदेश ही है, जारी किया जाता है। ठीक है, अब सोचिए यहां भी पाबंदी लगाया जा रहा है प्रतिषेध में, उत्प्रेषण में ही उच्च न्यायालय जो है, यानी जो ऊपरी न्यायालय है, जो निचले भाग है, उनको पाबंदी लगा रहा है। लेकिन इसमें बेसिक अंतर है क्या? तो इसमें बेसिक अंतर की अगर बात किया जाए तो मैं यहां पर भी लिख दिया हूं कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बेसिक अंतर की बात किया जाए तो यहां पर लिख रहा है कि प्रतिषेध कार्रवाई के चलते समय उसे रोकने के लिए होता है। याद रखेंगे, प्रतिषेध कार्रवाई अगर चल रहा है, कोई कार्य हो रहा है, कोई कानून बन रहा है, उस कानून के अंदर उसी समय उसको रोका जाएगा। लेकिन उत्प्रेषण में ऐसा नहीं होता है। उत्प्रेषण में क्या है कि कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय को पलटने या समीक्षा करने के लिए ये जारी होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? निषेध उत्प्रेषण में क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस यही है आपको कि अगर कोई भी निर्णय है, उच्च न्यायालय, निचली अदालत, यहां पर ध्यान रखेंगे कि प्रतिषेध कार्रवाई के चलते उसी समय जो कार्रवाई हो रहा है उसी समय उसको रोकता है प्रतिषेध में ऊपरी न्यायालय। और वहां पे याद रखेंगे प्रतिषेध में, और यहां पे उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में कार्रवाई कब करेगा? जब वह समाप्त हो जाए, मतलब उत्प्रेषण कार्रवाई समाप्त होने के बाद करता है, और वहां पे प्रतिषेध में कार्रवाई के दौरान ही करता है। तो बेसिक अंतर यही है, ज्यादा ये अंतर नहीं है। तो आगे चलते हैं इसके आगे, फिर बात करते हैं अधिकार पृच्छालेख। अधिकार पृच्छालेख क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अधिकार पृच्छालेख कहता है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर स्थापित होने वाले अधिकारी के अयोग्यता का परीक्षण करता है, यानी योग्यता कहेंगे, अयोग्यता नहीं, योग्यता की परीक्षण करता है, यानी को वारंटो। अधिकार पृच्छालेख इसका मतलब ही होता है किस अधिकार से कोई भी अधिकारी हो और गलत तरीके से किसी पद पर बैठ गया हो, तो उससे ये पूछा जाता है कि भैया ये क्या इस पद के लायक भी हैं आप, क्या गलत तरीके से इस पद को लेकर बैठे हैं? जो असली हकदार है वो उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो इसको जांच करने के लिए आदेश जारी किया जाता है, क्या? अधिकार पृच्छालेख। यानी इसका उद्देश्य यही था कि कोई भी पद किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसके लायक हो, योग्यता है उसके पास, और इस प्रकार से किसी में भेदभाव ना हो, अयोग्य व्यक्ति को योग्य पद ना मिल पाए। तो इसको करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या लाएगा? अधिकार पृच्छालेख। ये किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो आयोग आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या था? बंधी प्रत्यक्षीकरण एडिक्ट में, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार पृच्छालेख यानी को वारंटो। तो ये था आर्टिकल 32 के 5 रीट, और ऐसे ही उच्च न्यायालय में भी 5 रीट जारी किए जाते हैं 226 के तहत। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 33 की बात करते हैं। 32 पर लिए 33, 34, 35 और 3 पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। आते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 35 में क्या लिखा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 33 कहता है कि संसद को यह अधिकार है। क्या अधिकार है संसद को? संसद को अधिकार होता है कि सेना या सशस्त्र बल जैसे कि एसएसबी या कोई भी अर्धसैनिक बल या खुफिया विभाग, इनके मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ये आर्टिकल 33 कहता है। हालांकि ये आर्टिकल 35 में ये नियंत्रण इसलिए दिया गया है कि ताकि जो सेना के लोग हैं वो डिसिप्लिन में रहे, अपने सीमित अधिकार में रहे, चीजों को उल्लंघन ना करें। इसको लेकर ये आर्टिकल 35 में इसको डाला गया है कि संसद को यह अधिकार होता है कि सेना या सशस्त्र बल या खुफिया अधिकारी जो भी है उनके ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सके। अब 34 की बात करते हैं। अगला 34 में क्या है? आर्टिकल 34 कहता है कि संसद को यह भी अधिकार है
कि अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू हो जाता है, मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू हो जाता है, उस दौर में मौलिक अधिकार उस क्षेत्र विशेष के लोगों के ऊपर, मौलिक अधिकार के ऊपर जो नियंत्रण करना है, ये अधिकार संसद के पास है। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य कानून, मार्शल लॉ सैन्य कानून यानी एक ऐसा प्रक्रिया है जहां मान लीजिए कहीं दंगा फसाद कोई क्षेत्र में हो रहा है, तो उस समय में मार्शल लॉ या सैन्य प्रक्रिया लागू हो जाता है, जिससे लोग कहीं आ नहीं जा सकते हैं। उस क्षेत्र में जो उनके मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, सीमित उसको नियंत्रण किया जाता है, ताकि कोई काम करे उसको कोई काम भी करता है या गलत तरीके से उसको क्या सुरक्षा किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो ये है आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 33 में हमने क्या पढ़ा था कि सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के अधिकार के ऊपर नियंत्रण करना है संसद का। वहीं पे मार्शल लॉ लागू होने के बाद जो मौलिक अधिकार के ऊपर पाबंदियां लगाया जा सकता है आर्टिकल 34 में, वो संसद के पास है, इसमें ये कहा गया है। आर्टिकल 35 में साफ कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार पर क्या करे, कानून बनाए। यानी कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 35 के तहत संसद को मिलता है मौलिक अधिकारों पे। तो आई होप कि आपको 35 तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, कुछ आपात संबंधी मौलिक अधिकारों पर अगर चर्चा कर ले तो और अच्छा होगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि जब आपातकाल लागू हो जाता है, और आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि आपातकाल आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है ना राष्ट्रपति शासन, और 360 द्वितीय आपातकाल, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो आपको पता होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, यानी या तो बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौर में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो उस दौर में मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है, यानी उसको नियंत्रण किया जाता है। तो याद रखना है कि दो मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि आर्टिकल 19 को किस अनुच्छेद के तहत निरस्त किया जाता है, या 19 को छोड़कर बाकी जो आर्टिकल्स है उनको किस आर्टिकल के तहत निरस्त किया जाता है, तो इसका जवाब हम यहीं पे देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपको अभी मैंने बताया कि 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है, और बाकी पे क्योंकि 20 और 21 में प्रांतोहिक स्वतंत्रता अधिकार आपको मैंने पहले पढ़ाया है, 21 वाला प्रांतोहिक स्वतंत्रता का भी, और 20 वाला आपको पता है कब अपराध से दोष सिद्धि, इसे पहले वाले में पढ़ा चुके हैं। तो इन दोनों को छोड़कर, इस आर्टिकल को छोड़कर बाकी आर्टिकलों पर क्या लग जाता है, पाबंदियां लग जाता है। तो जैसे ही आपातकाल लागू होता है तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 19 जो है निरस्त किया जाएगा, लेकिन उस मोमेंट में स्वतः ही आर्टिकल 358 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो स्वतः आर्टिकल 358 चालू हो जाता है, जिसके तहत आर्टिकल 19 को क्या कर दिया जाता है, पाबंदी लगाया जाता है, उस पर निरस्त किया जाता है उसको। और वहीं पे बाकी जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार के, उसको आर्टिकल 359 के तहत निरस्त किया जाता है। तो इतना ही था, यहां पे वही लिखा है कि आर्टिकल 358 स्वतः लागू हो जाता है। आपको देखिए शुरू से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निरस्त किए जाते हैं। हालांकि आर्टिकल 19 को निरस्त करने के लिए आर्टिकल 358 स्वतः लागू हो जाता है, बाकी मौलिक अधिकार आर्टिकल 359 के तहत निरस्त किया जाता है। अब हालांकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि कुछ मौलिक अधिकार जो है जो सिर्फ भारतीय को ही पता है या भारतीय को ही मिला है, विदेशी को नहीं मिला है या कोई और गैर नागरिक को नहीं मिला है। तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, जैसे 15, 16,
19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल जो है सिर्फ भारतीय को ही मिला है, यानी इसमें और किसी को इस आर्टिकल में नहीं डाला गया है जो विदेशी है उनको नहीं, सिर्फ भारतीय को 5 मौलिक अधिकार याद रखिएगा, इनके हक सिर्फ भारतीय को है। लेकिन इसी को छोड़ दिया जाए तो 14, इसके अलावा 20, 21, इससे पहले 25, 28 जितने भी हैं ये सब, इन सब पे भारतीय का भी हक है और विदेशियों का भी हक है। हालांकि मैं ये सब पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो यहां तक आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमने आपको समझाया, और ये सारे भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के अंदर हमने पढ़ा। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आता होगा। अगर नहीं आता होगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिए, कमेंट कीजिए। अब नया सिरा से फिर हम नीति निर्देशक तत्व इसके आगे पढ़ेंगे। तो अगले जो वीडियो पढ़ेंगे अब नीति निर्देशक तत्व की होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।